Okay, good afternoon everyone. Let's start our class. बेटा टुडे हम आज देखेंगे नीट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच वाज हेल्ड ऑन 7th of May 2023। उसका हम बायो का सेक्शन देखते हैं, जितना हो सके आज क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एंड सम different questions from the 11th and 12th all the chapters, so you have to prepare well to you for this year एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5th of May 2023। ठीक है बेटा, चलो तो ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। तो बॉटनी का सेक्शन है बेटा, फर्स्ट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, है ना। तो जब भी हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं देन इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर यू रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यू मूव वन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ए डिफ्यूजन काइंड ऑफ डिफ्यूजन, है ना, वेयर यू डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, है ना। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम class 12th I believe, among the avyl quartet which one is considered the most important cause driving extinction of species, है ना। तो आपके पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये यही चारों रीजन है विच इज नॉन एज एविल कॉर्टेट, एंड ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चारों रीजन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बोलने से, इट्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट विल बी आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ होमोलॉगस टेरिडोफाइट्स, सॉरी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पे कई पेयर में, 4 पेयर में अलग अलग आपको दिए हुए हैं टेरिडोफाइट्स। एंड टेरिडोफाइट्स आप हम पढ़े हैं बेटा कि 2 टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, प्लांट किंगडम में क्लास 11th, है ना। तो इसमें मेनी ऑफ देम आर होमोस्पोरस। देयर आर 2 एग्जांपल्स व्हिच हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी, जो आपके पास क्या है, हेटेरोस्पोरस है, यानी कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वन इज मेगा एंड वन इज माइक्रो, एक छोटा एक बड़ा स्पोर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा सेलेरिनेला एंड सैल्विनिया आर द 2 हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, है ना। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं आपके पास, तो सेलेरिनेला एंड सैल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11 से सेल साइकिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स on same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by, है ना। तो बेटा थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ड्रोसोफिला में, उनके स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, है ना। और मॉर्गन ने बताया था बेटा कि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसी समय उनके स्टूडेंट ने बोला कि दैट इज 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड इट इज इक्वल टू 1 सेंटी मॉर्गन, है ना। मॉर्गन के नाम पे ये डिस्टेंस दिया था कि बिटवीन 2 जीन इट विल बी ए सेंटी मॉर्गन यूनिट, है ना। जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे ही सेंटी मॉर्गन। तो उनके स्टूडेंट थे, ही वाज अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम यूज करते हैं टू, है ना, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब आप जानते हो बेटा भुट्टा, है ना। तो उसमें टैसल्स जो होता है बेटा वो फीमेल पार्ट होता है ना। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल होता है, वो क्या काम करता है बेटा, पॉलन ग्रेन को पकड़ने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टैसल्स इन द कॉर्न केब आर टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so there are some statement, identify the correct statement, है ना। So first is detrivorous perform fragmentation, हाँ तो detrivorous perform fragmentation करते हैं क्या, हाँ करते हैं। The humus is further degraded by some microbes during mineralization, ये भी ठीक है ना। Humus
को फिर मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें डिग्रेड होता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी स्लो बट इट इज़ डिग्रेडेड फर्दर, है ना। तो ह्यूमस को भी डिग्रेड करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, है ना। तो ये भी सही है ना। तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस में हम पढ़े थे लीचिंग, सेकेंड स्टेप था। लीचिंग में हम बताए थे कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होके जब सॉइल के हॉरिजॉन में नीचे की ओर चले जाते हैं एंड बिकम अनअवेलेबल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, तो ये भी सही है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉन्ग, है ना। फूड चेन दो टाइप देखे बेटा हम, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। सो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विद द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। Earthworm break down the detritus into smaller particle by a process called कैटाबोलिज्म, है ना। तो ये गलत है, कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस into smaller particle प्रोसेस, ये गलत है। फ्रेगमेंट जो ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, इट्स नॉट कैटाबोलिज्म, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था। तो करेक्ट चूज करना है ए, बी एंड सी। एक्सक्यूज मी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statement, one is labeled as assertion and one is labeled as reason, ठीक है। and accordingly we have to choose the answer, correct answer choose करना है ना। तो assertion क्या है बेटा कि late wood has fewer xylem element with narrow vessels। तो आप कि अगर आप पहले आप देखो तो ऑटम आता है फिर स्प्रिंग आता है ना। तो ऑटम में वेदर थोड़ा हॉट होता है तो उस समय कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है एंड इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ बिग वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स बनाते हैं, ठीक है, और नंबर भी ज़्यादा होता है। जबकि उसके बाद जब स्प्रिंग आपका विंटर सीजन आता है, देयर द वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस बिकॉज इट इज कोल्ड, है ना। तो वहाँ पे जो जाइलम्स बनते हैं वो कम बनते हैं एंड नैरो वेसल बनते हैं। क्यों? बिकॉज कैम्बियम इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। और जो पहले बना ऑटम में उसको आप अर्ली वुड बोलते हो, जो बाद में बना उसको आप लेट वुड बोलते हो। उस हिसाब से अगर हम देखें तो लेट वुड हैज फीवर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, बिल्कुल सही है। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, ये भी सही है। और इसका रीजन भी सही है ना, कि जाइलरी एलिमेंट क्यों कम बन रहे थे, बिकॉज विंटर में कैम्बियम वाज वास्कुलर कैम्बियम वाज लेस एक्टिव। So A is true and R is also true and it explains the correct, है ना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। चलिए, the process of appearance of recombination nodules occur at which substage of prophase 1 in meiosis, है ना। तो process of appearance of recombination nodules आपको देखने को मिलेगा बेटा पैकेटिंग स्टेज में, है ना। प्रोफेज में यू हैव 5 स्टेज, LZPD², लता जरा पानी दे दे बोल के भी हम याद करते हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, आपको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को मिलता है एंड पैकेटिंग में ही इस नॉड्यूल में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे पैकेटिंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हम पढ़ते हैं, तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कहाँ होता है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मेटाफेज 2 है बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। मेटाफेज में तो अरेंज होते हैं सेंटर प्लेट में, मेटाफेज 1 में भी अरेंज होगा, कोई टेंशन नहीं। टीलोफेज में तो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब अपीयर होना ये सब होता है। एनाफेज 2 में, है ना, एनाफेज 2 इज इक्विवेलेंट टू आपका नॉर्मल एनाफेज इन द माइटोसिस एंड माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होता है एंड दैट मींस एनाफेज 2 जो कि मियोसिस का सेकंड पार्ट है, मियोसिस 2, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट देखने को मिलेगा, मतलब सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनाफेज 2। डन, ओके। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out, है ना। तो बायोटेक चैप्टर में बेटा आपको सीधा पढ़ाया था कि आप सेल को ब्रेक डाउन करने के बाद सेलुलोज, लाइसोजाइम, है ना, लाइपेज ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप प्रोटीनेज को प्रोटीन को प्रोटीन से तोड़ देते हो, आरएनए को आरएनए से तोड़ देते हो, है ना। उसके बाद यू वांट डीएनए, है ना, यू वांट डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर रहे थे। तो डीएनए आइसोलेशन के लिए आपको लगेगा
चिल्ड इथेनॉल डालते थे अपन, है ना। तो चिल्ड इथेनॉल डालने से डीएनए प्रेसिपिटेट्स आउट, डीएनए प्रेसिपिटेट्स आउट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आगे देखते हैं। फैमिली फाबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेमन्स। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फाबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है, तो आपको सीधा बात याद रखना चाहिए कि स्टेमन के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। स्टेमन के रेस्पेक्ट में फाबेसी में आपको पता होना चाहिए कि डाइडेल्फस कंडीशन पी में देखने को मिलता है एंड पी इज बिलोंग टू फाबेसी फैमिली। तो डाइडेल्फस कंडीशन आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है विथ डाइथिकस एंथर, ये हो जाएगा, है ना। पॉलीडेल्फस आपको सिट्रस में देखने को मिलता है, मोनोडेल्फस आपको ग्रास पोएसी फैमिली में देखने को मिलता है, एपीफाइलस आपको लिलिएसी में देखने को मिलता है। यहाँ पूछ रहा है फाबेसी में मिलता है बट अदर फैमिली में नहीं मिलता है। डाइडेल्फस मिलता है फाबेसी में विथ डाइथिकस एंथर। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, किस में दिखेगा, है ना। लार्ज कलरफुल किस में दिखेगा आपको, तो लार्ज बेटा फूल बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको नेक्टर चाहिए होता है, रिवॉर्ड में नेक्टर देते हैं। तो उन प्लांट में आपको फ्रेगनेंट फ्लावर टू अट्रैक्ट देम एंड एज ए रिवॉर्ड नेक्टर देने के लिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलता है, ऐसा प्लांट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, सिंपल था। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स हेल्प्स इन हास्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो बेटा आप ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप कोनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स में क्या करते हैं कि अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए उनके मैच्योरिटी टाइम जो बहुत काफ़ी लंबा होता है ना, जुवेनाइल फेज से जो आपका मैच्योरिटी टाइम है बहुत लंबा होता है, उसको शॉर्ट करने के लिए, हैस्टन मतलब शॉर्टनिंग करने के लिए आप कौन सा हार्मोन यूज करते हो। सा आंसर आई बिलीव इट इज जिब्रेलिक एसिड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा आंसर है जिब्रेलिक एसिड, याद रखना है आपको। ठीक है, आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, है ना। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको किस में देखने को मिलता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपको सीधा प्लेसेंटेशन 5 डिफरेंट टाइप का हम पढ़े हैं, पैराइटल, एक्साइल, है ना, ये सब पढ़े हैं, मार्जिनल। तो आपके पास चाइना रोज में, पिटूनिया में, लेमन में, इसमें आपको कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, है ना, एंड टोमेटो। ठीक है, तो टोमेटो अभी दूसरे, यहाँ पे चाइना रोज डायंथस, डायंथस में दूसरे टाइप का मिलता है ना, तो ये डायंथस नहीं आएगा। तो कुल मिला के पी में आपको वैक्सिलरी टाइप का मिलता है। तो ऑप्शन आपको चूज करना है, और आप अगर याद करके अच्छे से गए हैं तो चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन में आपको देखने को मिल जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, तो इट्स वेरी नॉर्मल, है ना, एस फेज में होता है। सब बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। How many ATP and NADPH are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? तो कैल्विन साइकिल अगर आप पढ़े हो तो आपको याद होना चाहिए कि 3 ATP and 2 NADPH2, है ना, यूज होता है आपको 1 साइकिल में, एंड 1 साइकिल में आप एक कार्बन फिक्स करते हो ग्लूकोज के लिए। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन फिक्स करने के लिए आपको 6 साइकिल चलाना पड़ेगा, है ना, 6 साइकिल चलाना पड़ेगा। एंड 6 साइकिल के लिए आप 1 साइकिल का जो था 3 ATP 2 NADPH2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। ठीक है, सो इट्स इजी ऑल्सो। ओके, बायोटेक क्वेश्चन है। इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक मेटल्स आर यूज्ड। किसके होते हैं, टंगस्टन एंड गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल्स यूज होते हैं। क्लास में बताए थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टंगस्टन एंड गोल्ड। आंसर विल बी 2। द थिकनेस ऑफ ओजोन in a column of air in the atmosphere is measured in terms of
डॉप्सन यूनिट। बेटा 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन लेयर कम हो रहा है, प्रोटेक्ट करता है हमको यूवी रेज से। उसको उसका जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 आपको ये जेनेटिक्स चैप्टर से है। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? तो हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था बेटा 1952 में, हर्शे एंड चेस का जो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल मतलब सब के सब एक सुर में सहमत हो गए थे कि हाँ डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ओके, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, इकोसिस्टम क्वेश्चन है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R यहाँ पे क्या है? तो R क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी लॉस। यहाँ पे R क्या है भैया? रेस्पिरेटरी लॉस। प्लांट बेटा खुद एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट आर प्रोड्यूसर्स एंड दे हैव ए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। उसको जो उन्होंने जितना भी फिक्स किया है एनर्जी को, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव। बट अपने भी लाइफ के लिए वो कुछ खर्चा कर रहे हैं उस फिक्स्ड फूड में से, तो जो वो खर्चा कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर निकलता है NPP की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना, जो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगा NPP। तो आज यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी लॉस होता है बाय द प्लांट इटसेल्फ। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स? ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट? तो RNA पॉलीमरेज बेटा 3 टाइप का आपको मिलता है यूकैरियोट्स में, 1, 2 एंड 3। तो 3 RNA पॉलीमरेज जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर tRNA, 5S rRNA, snRNA, है ना। 5S rRNA, snRNA एंड tRNA के लिए आपको लगता है कौन सा? RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 2 से hnRNA mRNA बनता है ना, 1 से 5.8S RNA, है ना। तो आप उतना याद रखना है, ठीक है। सो विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरीन एंड मैग्नीज ऐसे 2 आयंस हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन का कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट लगते हैं आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को अपन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विच टेक्स प्लेस एट फोटोसिस्टम 2 इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वहां पे आपको क्लोरीन एंड मैग्नीज 2 आयन लगते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपको मैग्नीज आंसर मिल रहा है, आप इसको आंसर ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, in angiosperm the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac are sequentially are, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे अपन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। सो हैप्लॉइड आपको पता है बेटा सिनर्जिड, है ना, 7 सेल्ड 8 डिप्लेट होता है, उसमें सिनर्जिड्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट मतलब मेल एंड फीमेल यूनियन होके बना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? पेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, जो कि 2n था एंड एक मेल गेमिट के फ्यूजन से बना है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा कि ये हैप्लॉइड है, दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस इज ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स, ईच ऑफ द 2 जीन्स कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेंट, ये अलग बात है। ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसी को तो बोलते हैं बेटा प्लियोट्रोपिज्म, है ना। प्लियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं? जब एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, जैसे कि फिनाइल कीटोयूरिया, है ना, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, ओके। एटीपी एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एटीपी, एक्सक्यूज मी, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। हाँ सही है,
है ना, 2 स्टेप में यूज होता है एटीपी। अभी आपको ग्लाइकोलाइसिस सेकंड लास्ट क्लास में करवाया था। First ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in the conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate। So बिल्कुल बेटा दो ATP यूज होता है, खर्चा होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस में, और पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate एंड दूसरा फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate या फिर डाइफॉस्फेट, दोनों सेम बात है। तो रीजन भी सही है, एसएसएन भी सही है, तो आंसर अपना हो जाएगा 4th। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस? विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन इन ए डीप वाटर राइस? तो आंसर इसका आपके पास क्या होना चाहिए? काइनेटिन नहीं है, 2,4-D आपका ऑक्सीजन ये भी नहीं है, गिबरेलिक नहीं है। इथिलीन हार्मोन जो होता है बेटा, आपके जो प्लांट हम लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी में ग्रो करते हैं, उसमें इंटरनोड इलोंगेशन, पिटियोल इलोंगेशन करके लीव्स को वाटर के बाहर लाने में हेल्प करता है। तो आपका हार्मोन कौन सा हो जाएगा? इथिलीन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, आंसर। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, EST से क्या? जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉन एक्सप्रेस्ड, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। जितने भी जीन आपके DNA से RNA बन रहे हैं, उन सबको हम cDNA में कन्वर्ट करके सीक्वेंस करते हैं, उसी को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहते हैं। तो EST का मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 कि दैट ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। ठीक है, डन। सो अगेन देयर आर 2 स्टेटमेंट, है ना। आई बिलीव इसको छोड़ सकते हैं हम, ये अभी सिलेबस से हमारे निकल गया है, ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर। ठीक है। अपॉन एक्सपोजर टू UV रेडिएशन DNA स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। कैसा कलर दिखाएगा? जब DNA जो इथिडियम ब्रोमाइड से लगा हुआ है, स्टेन हुआ है, कैसा कलर दिखाएगा? बायोटेक का क्वेश्चन है। सो कैसा कलर आता है बेटा? ब्राइट ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का आता है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास हिस्टोरिक कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, है ना। अर्थ समिट हुआ था जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वो किस साल हुआ था? तो आई थिंक इट्स 1992, है ना। आंसर क्या होना चाहिए इसका? 1992 आंसर होना चाहिए इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ, PS1 में कितना होता है बेटा? 680 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन सेंटर होता है। ठीक है, और PS1 कितना होता है? 700 का होता है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। ओके, सो अगेन देयर असर्शन रिवीजन। असर्शन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, है ना। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो प्रोटोनिमा, मॉस का लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे बेटा, तो प्रोटोनिमा बनता है, फिर वही गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाता है वहीं से। एंड प्रोटोनिमा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दैट इज एक्चुअली ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड बॉडी बन जाता है प्रोटोनिमा, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। रीजन क्या दे रहा है? प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल ना। रीजन भी सही है, हाँ। कैप्सूल में फूड सीटा कैप्सूल बनता है ना, तो कैप्सूल में होता है, उसी से डायरेक्टली डेवलप होता है। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल, तो कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, उसी से डायरेक्ट डेवलप होता है। बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दोनों सही हैं, 4th ऑप्शन ले सकते हैं अपन कि A एंड R आर करेक्ट, बट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, करेक्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। या तो स्पोर से डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है कैप्सूल में, तो पहले आपके पास स्पोरोफाइट फेज था यहाँ पे,
है ना। कैप्सूल फूड सीटर, कैप्सूल इज स्पोरोफाइट फेज, और कैप्सूल से डायरेक्ट स्पोर बन के बन रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेमेटोफाइट आ जाएगा, है ना। तो लाइफ साइकिल चलेगा, इट्स ओके। सो ऑप्शन 4 ले सकते हैं अपन कि दोनों करेक्ट है, ठीक है, एंड इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इन ए टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, है ना, पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेना may be called as। तो बेटा मेसोफिल सेल आपको पता है कि दे आर परमानेंट सेल, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल, और कैलस कैसे बनता है बेटा, डिवीजन होके बनता है। सो एक डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल में डिवीजन का कैपेबिलिटी आ रहा है, तो प्लांट में वो कैसे होता है, इट्स बाय अ प्रोसेस नॉन एज डी डिफरेंशिएशन, है ना, डी डिफरेंशिएशन से होता है। तो आंसर विल बी 134। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 135 is anatomy of flowering plant. Okay, so endark and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। नहीं बेटा, endark and exarch हम बताते हैं प्राइमरी xylem के लिए प्रोटो और मेटा xylem के रेस्पेक्ट में, है ना। तो प्रोटो xylem अगर आउटसाइड है, इट्स मतलब पिथ कॉर्टेक्स की ओर डायरेक्टेड है, देन इट्स एक्सार्क अंदर की ओर डायरेक्टेड होता है पिथ की तरफ, देन इट्स एंडार्क। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है कि सेकेंडरी जाइलम में तो होता भी नहीं है प्रोटो एंड मेटा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में इट्स एक्सार्क, ये सही है, एंड स्टेम में आपको एंडार्क कंडीशन देखने को मिलता है विद रेस्पेक्ट टू प्रोटो एंड मेटा जाइलम, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा मिल रहा है बेटा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर आप क्या ले लोगे, 3 ले लोगे इसका, ठीक है। चलो लेट्स सी, वी कैन कवर 1 2 3 मोर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 136, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस, इस राइट, ठीक है ना। स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, बार्क फाउंड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। नहीं बेटा, बार्क को हार्ड अर्ली सीजन में तो लेट बनेगा, बहुत धीरे धीरे बनता है, तब डार्क होगा ना, हार्ड होगा, तो ये गड़बड़ है। बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम, ये भी गलत है ना, एंडोडर्मिस के बाहर होता है। बार्क रिफर्स टू द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये ठीक है। फेलोजन इज ए सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, ये गड़बड़ है ना, फेलोजन इज सिंगल नहीं, फेलोजन मल्टीपल लेयर का होता है, तो सिंगल लेयर का नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बच रहा है, एक ए बचा एंड डी बचा, है ना, तो ए एंड डी ओनली आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे अपन आज क्लास खत्म करते हैं बेटा, ठीक है। सो विल मीट टुमारो अगेन विद द सेम क्वेश्चन पेपर, विल कंटिन्यू टिल 200, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, देन देयर बाय afterwards we'll see more question papers from 11th and class 12th, so as to attain more number of question and get the confidence back. Okay, thank you for today's class, we'll meet tomorrow. Okay, thank you.